Hello guys, welcome back to your own YouTube channel that is the Navankur Foundation. So guys, previous lecture में हमने डिस्कस किया है कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय द हैकल. ठीक है, जो हमारे हैकल भैया थे उन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और उन्होंने प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम से कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को क्या कर लिया, निकाल करके एक न्यू किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया जिसको बोल दिया उन्होंने प्रोटिस्टा किंगडम. क्लियर है? तो यहाँ तक की बात हम लोग कर चुके हैं और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि दिया गया था कोपलैंड के थ्रू. तो चलिएगा उसी के बारे में डिस्कस करते हैं. विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. देखिए भाई, जब तक थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन का शुरुआत हुआ था और जब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन फिनिश हुआ तब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उतना ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ करता था और साइंटिस्ट उतने ज़्यादा एडवांस तरीके से स्टडी नहीं कर पाते थे किसी भी ऑर्गेनिज्म का. लेकिन जब फोर किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में कोपलैंड ने सोचा कि भाई मैं क्या करूं, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दे सकता हूं, तो उस टाइम तक इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुका था और इट बिकम क्लियर दैट बैक्टीरिया एंड रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैव अ डिफरेंट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर. जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हो चुका था तो कोपलैंड भैया ने क्या किया, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा जोर दिया कि एक्चुअल में न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स को हम लोग जब देखें तो बैक्टीरिया या फिर उससे रिलेटेड जो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर प्रोकैरियोट्स हैं वो एक्चुअल में थोड़े डिफरेंट होते हैं और यूकैरियोट क्या होते हैं, थोड़े डिफरेंट होते हैं. तो इन्होंने क्या कर दिया, एक न्यू किंगडम बना दिया प्रोकैरियोट्स के लिए जिसको बोल दिया गया मोनेरा किंगडम. क्लियर है गाइस? इसके बारे में हम लोग फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे इनकी डिटेल के बारे में. पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि जो प्लांट किंगडम था और एनिमल किंगडम था, इन दोनों से कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स को, है ना, जैसे कि अपना एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, प्रोकैरियोट्स को निकाल के प्रोटिस्टा किंगडम बनाया गया. अब जो प्रोटिस्टा किंगडम बना था उसमें से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को क्या कर लिया गया, अलग कर लिया गया और बना दिया गया क्या, मोनेरा किंगडम. अब जो मोनेरा किंगडम बना है इसमें क्या था, देखते हैं कि मोनेरा किंगडम कहाँ से बना, प्रोटिस्टा प्लांट एनिमल से. ठीक है, यहाँ से कुछ ऑर्गेनिजम्स निकाल के. लेकिन सबसे बड़ी जो कमजोरी थी ये पूछी जाती है, आप लोग याद रखेंगे, बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस किंगडम इज एल्गी और फंजाइस को यहाँ पर प्रॉपरली प्लेस नहीं दिया गया था और प्रॉपरली प्लेस नहीं किया गया था. यही इस फोर किंगडम क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी कमजोरी हुई और इस कमजोरी को दूर करने के लिए एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था R.H. विटकर. 1969 में आए और इन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और बायोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा रिवोल्यूशन हुआ और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से स्टडी होने लग गई और क्लासिफिकेशन को थोड़ा और बेहतरीन तरीके से समझाने में इनका काफ़ी बेहतरीन रोल रहा. तो चलिएगा देखते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. इट वॉज गिवन बाई R.H. विटकर साहब जो कब आए थे, 1969 में इन्होंने क्या कर दिया, दे दिया इसको. ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि इन्होंने जो क्लासिफिकेशन था अभी तक हमारे पास डिस्कवरी हो चुकी है मोनेरा किंगडम की. क्लियर है, यहाँ पास मोनेरा किंगडम का डिस्कवरी हो चुका था. ठीक है, इसका किसने किया था, कोपलैंड ने. क्लियर, प्रोटिस्टा किंगडम की डिस्कवरी हो चुकी है, प्लांट किंगडम की डिस्कवरी हो चुकी है और एनिमल किंगडम की डिस्कवरी हो चुकी है. अब इन सब चीज की डिस्कवरी होने के बाद मतलब पांचवा जो था उन्होंने बनाया, इन फंजाइज को प्रॉपरली प्लेस कर दिया और इनको बोल दिया कि फंजाई किंगडम. ठीक है, और जो एल्गीज थे उनको प्लांट किंगडम में रख दिया गया. ठीक है, क्यों रखा गया, कैसे रखा गया, सारी चीजों को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो अभी देखिएगा कि एक्चुअल में ये हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे. देखिए, जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था इसमें भाई ये पांच क्लासेस में तो डिवाइड कर दिया उन्होंने, फाइव किंगडम में डिवाइड कर दिया. लेकिन इनको डिवाइड करने का बेस क्या था, बेसिक क्या थे, उसको डिस्कस करते हैं. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को बनाने के कुछ बेसिक्स थे उनको डिस्कस करना है. पहला है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर.
जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है? प्रो दैट सिंपली मींस प्रिमिटिव, यूकैरियोटिक मतलब क्या होता है कि एडवांस्ड। क्लियर है गाइस? प्रोकैरियोटिक मतलब यहां पास क्या है, प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिजम्स, बहुत ज्यादा, क्लियर है, बहुत ज्यादा प्रिमिटिव टाइप के, और यूकैरियोटिक मतलब एडवांस्ड टाइप के। क्लियर है? प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो ये चीज याद रखेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर और दी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पास, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पे इनको डिवाइड कर दिया गया। क्लियर है गाइस? तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे भी इनको क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया कि कौन से ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स हेटेरोट्रॉफिक हैं। क्लियर है गाइस? चलिए, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में इन्होंने बताया कि कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या शो करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। क्लियर है? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं, इसके बेसिस पे भी क्या कर दिया, इनको क्लासिफाई किया। जो लास्ट है और काफी इंपॉर्टेंट है, ये है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब ये है कि इवोल्यूशन के बेस पे या फिर डाइवर्सिफिकेशन के बेस पे हम लोग अगर बात करें तो फाइलो जाति वृत्तीय संबंध को कहते हैं। मतलब किसी एंसेस्टर से इनका डेवलपमेंट हुआ। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम लोग ह्यूमंस, ठीक है, हमारे एंसेस्टर्स कौन थे, हमारे एंसेस्टर्स थे मंकीज, ठीक है, तो उनसे हमारा इवोल्यूशन होके हम लोग अभी जाके होमो सैपियंस बने हैं। क्लियर है गाइस? तो ये क्या हुआ, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होगा हमारा और उनके बीच में। तो इनको क्लासिफाई करने के लिए भी इनका यूज किया गया। क्लियर है? अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि जो मोनेरा किंगडम है, प्रोटिस्टा किंगडम है, फंजाई है, प्लांट है और एनिमल है, इनमें क्या क्या चीजें हैं जिनको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इनिशियल लेवल पे। बाकी चीजों को तो हम लोग जब मोनेरा को पढ़ेंगे तो मोनेरा के बारे में पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे, और प्रोटिस्टा को जब पढ़ेंगे तो प्रोटिस्टा के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और जब फंजाई को पढ़ेंगे तब फंजाई के बारे में। लेकिन यहाँ पास जिन चीजों के बारे में जरूरत पड़ेगी उन चीजों को हम लोग यहाँ पास डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिएगा, पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, उसके बाद फिर अपन स्टार्ट करते हैं। मेरा किंगडम है, उसमें क्या था कि भाई यहां पास रख दिया गया था किनको, प्रोकैरियोट्स को, प्रोकैरियोट्स को, और यहां पास रख दिया गया था यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को, यूनिसेल्युलर। क्लियर है? यहां पास रखा गया था यूकैरियोट्स को, और यहां पास यूनिसेल्युलर। लेकिन जो फंजाई से लेके प्लांट किंगडम तक थे, ये एक्चुअल में क्या थे, मल्टी सेल्युलर थे और यूकैरियोट्स थे। क्लियर है? तो ये चीजें याद रखेंगे आप लोग कि भाई जो मोनेरा थे उनको प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में रखा गया। ठीक है? यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल्युलर वाले स्ट्रक्चर हैं ये, मतलब इनिशियल लेवल पे। ये थे यूकैरियोट्स लेकिन यूनिसेल्युलर थे, सिंगल सेल वाले थे लेकिन ये लोग क्या थे, यूकैरियोट्स थे। इनमें जो यहां पास देखिएगा जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें क्या होता है, मान लीजिए दिस इज द प्रोकैरियोटिक सेल, एंड इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, स्कैटर्ड फॉर्म में होगा। ठीक है? उसके बाहर में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अच्छे से फॉर्म नहीं रहेगी। ये मान लीजिए अपना न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इसके बाहर में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्कैटर्ड फॉर्म में बना हुआ रहेगा। लेकिन जो प्रोटिस्टा किंगडम है, यहाँ पास यूकैरियोट्स की बात करें तो ये एडवांस्ड होते हैं, जिनमें क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो तो होती ही है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो काफी डेवलप्ड होता है।
क्लियर है, इसके अंदर बहुत सारे मटेरियल्स होंगे, उनके बारे में हमको बात नहीं करना है। क्लियर है, तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। हमको डिस्कस करना है मोनेरा किंगडम के बारे में, जिसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर काफ़ी अच्छे से RH विटेकर भैया ने क्या कर दिया है, क्लासीफाई कर दिया है। इस क्लासिफिकेशन को ही फॉलो करते हुए हम लोग मोनेरा किंगडम को स्टार्ट करेंगे स्टडी करना, और देखेंगे कि मोनेरा किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे हैं और उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हमको याद में रखना है। चलिए, किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स इज नोन एज मोनेरा किंगडम, मतलब जितने भी प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स होंगे, जितने भी, वो सारे के सारे मोनेरा किंगडम में ही पाए जाते हैं। क्लियर है, यूकैरियोटिक एक भी ऑर्गेनिज्म मोनेरा किंगडम में नहीं पाया जा सकता। मतलब ये किंगडम किनके लिए है, सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स के लिए। क्लियर है, चलिए, दिस किंगडम इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोट्स, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसीट्स, साइनोबैक्टीरिया और द ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, एंड दी आर्की बैक्टीरिया। तो यहां पास क्या है, आर्की बैक्टीरिया से लेके माइकोप्लाज्मा तक की स्टडी हमको करनी होगी। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ प्रोकैरियोटिक का मतलब समझा दूं। एक्चुअल में प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। प्रो मतलब क्या होता है, नॉट डेवलप्ड, ठीक है। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप्ड नहीं होता इनमें। मतलब क्या होगा कि जो न्यूक्लियस होगा वो स्कैटर्ड फॉर्म में होगा। क्लियर है, जो ऑर्गेनल्स होंगे यहां पास, अगर बाहर में कुछ ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, मान लीजिए दीज आर द फ्यू ऑर्गेनल्स, तो इनके बाहर क्या होंगे, मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर्स बिल्कुल भी नहीं पाए जाएंगे। क्लियर है, तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर्स बिल्कुल भी नहीं पाए जा सकते, चाहे न्यूक्लियस में भी मेम्ब्रेन नहीं होगा और जो ऑर्गेनल्स होंगे उनमें भी कोई भी क्या नहीं होगा, मेम्ब्रेन नहीं होगा। तो इस चीज का आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग को मेजरली इस पोर्शन में बैक्टीरियाज के बारे में डिस्कस करना होगा। तो देखते हैं कि बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा किंगडम। सोल मेंबर है बोल रहे हैं, मतलब सबसे ज्यादा पाए जाने वाले और सबसे पहले पाए जाने वाले कौन होंगे, फिर जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है वो कौन होंगे, बैक्टीरियाज। क्लियर है, इनके हैबिटेट के बारे में अगर बात किया जाए तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हार्श से हार्श कंडीशन में, कूल से कूल कंडीशन में, डार्क से डार्क कंडीशन में, है ना, हॉट स्प्रिंग, झरनों में, ये मतलब बहुत जगह। अगर आप एक मुट्ठी मिट्टी उठा लें तो मिट्टी में भी आपको क्या दिखेंगे, बैक्टीरियाज दिखेंगे। ऐसे नहीं, लेकिन देख सकते हैं, अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आप अपने हाथ को वॉश करें तो इसके अंदर भी क्या है, इसमें भी बहुत सारे बैक्टीरियाज आपको मिल जाएंगे। इस रूम के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरियाज अवेलेबल हैं। तो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो कहीं भी पाए जा सकते हैं, कहीं भी मतलब कहीं भी। क्लियर है, चलिए, बैक्टीरियाज आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज। बैक्टीरियाज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। क्लियर है गाइस, उनके शेप के बेसिस पे। पहला है हमारा कोकस बैक्टीरिया, जो कि होता है स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब वो होगा राउंड, गोल होगा। क्लियर है, इस टाइप के बैक्टीरिया को कह देते हैं हम लोग कोकस। क्लियर है, एग्जाम्पल याद रखेंगे, डिप्लोकोकस निमोनियाई एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से निमोनिया डिजीज होती है ह्यूमंस में। तो याद रखेंगे, डिप्लोकोकस निमोनिया इज अ स्फेरिकल बैक्टीरिया एंड ऑब्वियसली दी कोकस बैक्टीरिया राउंड होता है। ये कैसा होता है, राउंड होगा। नेक्स्ट है बैसिलस। जो बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं। क्या होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं। एग्जाम्पल याद रखेंगे, बैसिलस थुरिंजियंसिस। बैसिलस थुरिंजियंसिस बीटी कॉटन के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में, तब वहां पास काफी डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पास आप लोग याद रखिएंगे कि यहां पास ये एक बैक्टीरिया है बैसिलस थुरिंजियंसिस, जिसका शेप होता है रॉड शेप। क्लियर है, चलिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विब्रियम।
जो विब्रियम होते हैं वो एक्चुअल में कॉमा शेप के बैक्टीरियाज होते हैं। आप शेप यहां पर देख सकते हैं कि इनका शेप कैसा है, कॉमा शेप है। क्लियर है। अब देखिए एग्जाम्पल विब्रियो कोलेरी, जिसके वजह से कोलेरा डिजीज होती है, वो क्या कहलाता है, विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया। क्लियर है। ये एक्चुअल में विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया है, उसी की वजह से कोलेरा डिजीज होती है। अब एक और है स्पाइरुलम, स्पाइरल शेप का होता है। ठीक है, स्पाइरल शेप का होगा, आप लोग यहां पास देख सकते हैं, ये जो बैक्टीरिया का शेप दिख रहा है ये स्पाइरल शेप है। जैसे स्पाइरोगायरा का आपने देखा होगा, तो स्पाइरोगायरा भी कैसा होता है, स्पाइरल होता है। क्लियर है। एक काफी बेहतरीन एग्जाम्पल है, याद रखेंगे, ट्रेपोनिमा बैक्टीरिया जो है वो एक्चुअल में कैसा होता है, स्पाइरल शेप का होता है। क्लियर है। तो इन चारों एग्जाम्पल्स को आप लोग याद रखेंगे। कोकस के लिए डिप्लोकोकस निमोनिया, बैसिलस के लिए बैसिलस थुरिंजिएंसिस, और विब्रियम के लिए विब्रियो कोलेरी, और स्पाइरुलियम के लिए ट्रेपोनिमा बैक्टीरिया। क्लियर है गाइस। अब चलिए, जब हम लोग डिप्लोकोकस की बात किए, यहां पास डिप्लोकोकस, माइक्रोकोकस, टेट्राकोकस हो सकता है, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस हो सकता है। इन चीजों का मतलब समझ सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये चीजें हमको समझ में आनी चाहिए। माइक्रोकोकस मतलब माइक्रो मीन्स 1। यहां पास क्या हो रहा है, इसका मतलब माइक्रो का मतलब यहां पास पर्टिकुलरली 1 है। ठीक है। और कोकस का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, राउंड। ठीक है। तो एक बैक्टीरिया ये ऐसे हो गया। ठीक है। डिप्लो, यहां पास डाई है, डिप्लो का मतलब यहां पास क्या बोल रहा है, 2। तो यहां पास क्या हो जाएंगे, एक बैक्टीरिया और ये 2 बैक्टीरिया, राउंड शेप्ड के 2 बैक्टीरियाज अटैच्ड होंगे। क्लियर है। टेट्राकोकस, टेट्रा मीन्स 4, इसका मतलब क्या होता है, 4। तो 4 बैक्टीरियाज कैसे होंगे इसमें, पर्टिकुलरली ऐसे ऐसे अरेंज्ड होंगे। तो ये क्या हो गया अपना टेट्राकोकस बैक्टीरिया। ओके। एंड स्ट्रेप्टोकोकस में क्या होता है कि बहुत ज्यादा, 4 या 4 से ज्यादा। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हो गया हमारा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। क्लियर है। माइक्रोकोकस मतलब 1, और डिप्लो मतलब 2, और टेट्रा मतलब 4, और स्ट्रेप्टो मतलब बहुत सारे। वैसे ही आप लोग बोल सकते हैं माइक्रोबैसिलस, माइक्रो विब्रियम, माइक्रो स्पाइरुलम। ठीक है। डिप्लो स्पाइरुलम, ऐसे टाइप के हम लोग बैक्टीरियाज के शेप को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो याद रखेंगे कि यहाँ पास माइक्रो का मतलब 1 है, डिप्लो का मतलब 2, टेट्रा का मतलब 4, और स्ट्रेप्टो में बहुत सारे चैन के फॉर्म में ये होगा। क्लियर है गाइस।